अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आज के इस टॉपिक में मैं आपको इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में आने वाले जितने भी कंक्लूजन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके टाइप्स, इसका ओरिजिन, डेवलपमेंट, इसकी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट सारा कम्प्लीटली डिस्क्राइब करूँगा। इस वीडियो को मेरे साथ बने रहिए, उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छा जी, हमारी आसानी के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को हम ज़रा हिस्सों में तोड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो लफ्ज़ी मैनी है वो है टू मैनेज। सही है, मतलब किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना या मैनेज करना। और जस्टिस का मतलब है लाइक जस्ट बिहेवियर और ट्रीटमेंट। कि इसका मतलब है कि किसी भी सोसाइटी में आपने मैनेज क्या करना है, एक जस्ट बिहेवियर को मैनेज करना है, इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अच्छा जी, इसमें सबसे काबिल ज़िक्र है हमारे पास डेफिनेशन सालमन की, जो कि लॉ की फ़िलासफ़ी के फ़ादर समझे जाते हैं। इनका ये कहना है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इम्प्लाइज द मेंटेनेंस ऑफ राइट विद इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी बाय सिविलाइज्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट वेंजेंस एंड वायलेंट सेल्फ हेल्प। अच्छा, इस अच्छा जी, अब डेफिनेशन इस में बात का सालमन साहब मतलब ये क्या है? वो कहते कहता है हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कि ऑफ जस्टिस का काम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये है कि जस्टिस का राइट मतलब को ये है कि मेंटेन करना राइट को किसी भी मेंटेन पॉलिटिकल करना किसी कम्युनिटी भी में, लाइक पॉलिटिकल किसी भी कम्युनिटी स्टेट में। मतलब स्टेट में किसके ज़रिए? बाय सिविलाइज्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब एक यूनिफॉर्म और सर्टेन मुतबादल तरीक़ों से फॉर द प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट वेंजेंस एंड वायलेंट सेल्फ हेल्प। वेंजेंस मीन बदला, कि किस चीज़ के ज़रिए आपने राइट को मेंटेन करना है? बाय सिविलाइज्ड सब्स्टिट्यूट, किसके लिए? कि मतलब जब कोई ज़ाती बदला हो जाए या वायलेंट सेल्फ है, मतलब कि सिविल रॉन्ग किसी के खिलाफ कमिट कर दे, तो उन चीज़ों को मेंटेन करने का जो एक ज़िम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ऊपर, जो कि राइट को मेंटेन करता है। उम्मीद है आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अच्छा, अब दोस्तों फंक्शन में क्या है? फंक्शन ये आप भी इसमें खुद अपने से ऐड कर सकते हैं, अपने सोच से या अपने रिसर्च करके गूगल से। जो मैंने 3 मुझे सबसे ज़बरदस्त लगे हैं वो ये सामने हैं। सबसे पहला क्या है? टू कीप रेगुलेशन इन सोसाइटी, कि आप इसके ज़रिए किसी भी सोसाइटी को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है? रूल ऑफ लॉ की बाकायदा डेफिनेशन यही है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किस चीज़ के ज़रिए हम करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ज़रिए। तीसरा फंक्शन है कि फॉर प्रॉपर स्टेट फंक्शन, कोई भी स्टेट तब अपना फंक्शन प्रॉपर करेगी जब वो अपने वो जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं, जो अपने वो पॉलिसी है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को। वो किस तरीके से करेगी? ज़ाहिर बात है वो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ज़रिए करेगी। अच्छा जी, अब नेसेसिटी क्या है कि हमें क्या ज़रूरत पेश आई? क्या एक स्टेट में, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में को ज़रूरत पेश आई कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को पैदा करे? तो ज़रूरत इस वजह से थी कि जो आपके सामने कुछ लाइनें लिखी हैं, आइए इनको समझते हैं। अ मैन बाय नेचर इज़ अ फाइटिंग एनिमल, ठीक है? एंड इज़ मूव्ड बाय हिज ओन इंटरेस्ट एंड पैशंस। सो विदाउट अ कॉमन पावर टू कीप हिम राइट ऑन ट्रैक इन द सोसाइटी, इट इज़ वेरी difficult for individuals to live peacefully in a society. A society where the state power is never called into actual exercise, it is very difficult to attain the civilization in the society. अब इस डेफिनेशन में अगर आपको सादा अल्फाजात में समझाऊँ तो उसका मैंने ये है कि जो इंसान है वो शुरू से ही देखिए एक सोशल एनिमल रहा है ना, ठीक है? अगर एवोल्यूशन भी हुई है तो वो जानवरों से ज़रिए इंसानों में हुई है ना। वैसे तो इस एवोल्यूशन को मैं नहीं मानता, अगर उसे फ़र्ज़ कर लिया जाए तो इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है? ये इस ऐसी कम्युनिटी में रहना पसंद करेगा जहाँ पे दूसरे लोग हों। जब दूसरे लोग होंगे तो ज़ाहिर बात है उनके साथ इसका इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ ये फिर ऐसी एक मखलूक है, एक ऐसी एक क्रिएचर है जो कि किसी भी एक कॉमन पावर की इम्प्लीमेंटेशन और उसके रूल्स और रेगुलेशन पर अमल करने के बगैर हम इसको रोक के नहीं रख सकते, ठीक है? ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, तो इसको रोकने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की ज़रूरत लाज़मी ही पड़ी, क्योंकि हमने इसे सिविलाइज़्ड करना था। अगर हम सिविलाइज़ ना करते तो हम इसको मोरालिटी कैसे सिखा पाते, इसको रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे सिखा पाते और एक हम सोसाइटी में जस्टिस किस तरह से कायम कर सकते थे। इसलिए इसकी जो नेसेसिटी है वो यही है कि इंसान एक ज़ालिम था, एक सोशल फाइटिंग एनिमल था। उसको सीधा करने के लिए, सर्टेन यूनिफ़ॉर्म करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन भी बिल्कुल नेसेसिटी से सेम ही है कि ये किस तरह मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ को ज़रूरत पड़ जाती है, जो हम जानते हैं कि नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन, तो फिर उस उसका आगाज़ हो गया। ये पहले 3-4 लाइनें उसी मुतल्लिक हैं, जो आखिर में लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। स्टेट वांट टू रेगुलेट क्राइम एंड पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स। अब स्टेट चाहती थी कि जिन लोगों ने जुर्म किया है, जिन लोगों ने पीस और हार्मनी डिस्टर्ब की सोसाइटी को, अब हम उनको किस तरह पनिश करें, और क्या वो एक जो पैरामीटर्स हैं जिनको डिफ़ाइन करके कोई कोड ऐसे हम उनको दें जिनके मुतालिक हम उनको मद्देनज़र रख के अपने जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा दे सकें। तो यहाँ पे स्टेट ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के निज़ाम को मुतारफ़ करवाया। अब दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की 2 टाइप्स हैं, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक सिविल जस्टिस सिस्टम। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, अक्सर इसके दरमियान क्रिमिनल और सिविल के दरमियान एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, इसको आप याद रखिएगा। ये जो पहली लाइन है इसकी डेफिनेशन है कि ये ऐसा, इसमें ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि प्रोवाइड करेक्ट ऑफ वुमेन और डिफाइन पनिशमेंट को करते हैं, ठीक है। सूट कैसे किया जाता है, इसमें सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें हमारी एफआईआर आ जाती है, ठीक है। और जब इसका केस का फैसला होता है तो वो किन ब्याह पर होता है, या तो अदालत ऐसा करती है जो वो मुलजिम होता है उसको डेथ सेंटेंस दे देती है, या उसको कैद कर देती है, या उसको फाइन कर देती है। सिविल, जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है, ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस करता है कि जो कि रिलेट करते हैं द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आर बोथ, ठीक है, मतलब सिविल नेचर के। इसमें जो प्लांटिफ होता है, जिसको यानी कि हार्म पहुंचा है, डैमेज पहुंचा है, वो डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल कर देता है। और डिसीजन क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है, जिसने कोई यानी कि सिविल रॉन्ग किसी के खिलाफ किया होता है, उसको या कोई फाइन देना पड़ता है, या जो डैमेजेस मतलब कंपनसेशन करनी पड़ती है जितना कि उसने नुकसान किया होता है। अच्छा जी, सबसे बड़ा फ़ायदा इसके क्या है, इसके मैंने 3-4 फ़ायदे लिखे हैं। कि पहला फ़ायदा ये कलेक्टिव विज़डम ऑफ कम्युनिटी। मतलब देखिए हमारे पाकिस्तान का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके वाले का अनरिटन है, तो वो जो उनका अनरिटन है वो भी कुछ प्रिंसिपल पर बेस करता है, जो कि उन तमाम कम्युनिटी की एक विज़डम शो करते हैं कि ये एक रिलीजियस स्टेट है, एक लिबरल स्टेट है, एक सेकुलर स्टेट है, वो किस किस्म की है, मतलब वो एक कलेक्टिव विज़डम ऑफ कम्युनिटी को शो करता है। इम्पार्शियलिटी मतलब गैर जानबदार। इसका फ़ायदा ये है कि लॉ का मकसद ये था कि जस्टिस प्रोवाइड करना, गैर जानब होकर, अनबाइस होकर, ठीक है। तीसरा ये है कि फ़िक्स रूल होते हैं। इससे ये मुराद है कि आप सबको पता है कि 302 कत्ल के मुकदमात में ही होना है, और जो 295 है वो मजहबी तौहीनों में ही होना है। मतलब नो आर्बिट्रेरी डिसीजन, कि जज अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी फैसला नहीं कर सकता। हाँ, जो फिक्स रूल हैं, जो पनिशमेंट उसी सूरत में देगा जो कि क्राइम कमिट किया गया, इसका ये फ़ायदा है। बाकी आखिरी है कि यूनिफॉर्मिटी और सर्टेनिटी होती है, कि पता है ये क्राइम करेंगे तो ये पनिशमेंट होगी, इतने साल जाना पड़ेगा कैद में, ये वो, इसमें से कि वो यूनिफ़ॉर्म और सर्टेन होता है। ये बात आप हमेशा ज़हन में रखिएगा कि हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? हाँ, नुकसान ये है कि रिजिडिटी है, सख्त है, ठीक है? कभी-कभी ये इतना हार्ड हो जाता है फास्ट रूल, कि वो जस्टिस को, वो अदल को कभी-कभी इग्नोर भी कर जाता है, अपने मतलब अपने सख्त कवानीन की वजह से। दूसरा है कंज़र्वेशन। हमारे जितने भी कवानीन हैं वो कंज़र्वेटिव हैं, लाइक हम कुछ लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यार वो तो बड़ा कंज़र्वेटिव है, मतलब पुराने ख़्यालात का है। तो मतलब हमारा जो लॉ है पीपीसीआई और सीआरपीसी, ये तो ये है 1908 और 1898 के, मतलब इनकी टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये नहीं चलते ना, ठीक है। इस वजह से इनमें ये एक ड्रॉबैक पाया जाता है कि कंजर्वेशन होते हैं। फिर तीसरा है कि वे प्रोवाइड इम्पोर्टेंस टू स्टैचू वर्ड्स इंस्टीड ऑफ इट्स स्पिरिट, मतलब जो इनके कानून में लिखा है ना, इन लोगों ने उसी के मुताबिक चलना है, ठीक है। इन्होंने ये नहीं देखना कि यार नहीं यार, ये मुझे मुलज़िम दिखाई नहीं दे रहा, मुलज़िम ये नहीं लग रहा, नहीं। जो एविडेंस वक्त पे आ गए, उस वक्त जो पाएगी, उसी की ब्याह पे इन लोगों ने फैसला कर देना। मतलब लकीर के फ़कीर हैं, जो कानून कह रहा है कि इतने एविडेंस हो, ये हो, वो, उन्होंने उसके मुताबिक फैसला करना, ना कि स्पिरिट को देखना है कि यार असल में है क्या, मामले की डीपनेस क्या है। ये सिर्फ एविडेंस बेस पे फैसला कर देते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको समझाता हूँ कि थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट क्या आ जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। वैसे तो है तो ये बड़ी डिफिकल्ट, लेकिन मैं आपको 2-2 3-3 लाइन में इनका ज़बरदस्त कंसेप्ट समझा दूंगा कि आप अपने में से भी लिख सकेंगे। डेटरेंट थ्योरी क्या है? डेटरेंट थ्योरी ये है कि आप जब किसी मुजरम को सज़ा देते हो, और इस किस्म की सज़ा देते हो कि आप उसको माशरे के लिए एक इबरतनाक बना देते हो, इसको कहते हैं डेटरेंट थ्योरी। जितने भी रिलीजन है वो डेटरेंट थ्योरी के कायल हैं, ठीक है। मतलब सख्त से सख्त सज़ा, कि मतलब एक जानी है उसको संकसार कर देना, इस किस्म की सज़ा। प्रिवेंटिव थ्योरी ये है, जो भी मुजरम है, ठीक है,
उसको और उसके शर से लोगों को मज़ीद महफूज कर दिया जाए, मतलब उसको जेल में रख दें और ठीक है, और जेल में ही यानी कि उसको फिजिकली डिसेबल कर दें, उसको माशरे से अलग कर दें। रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या है? देखो भाई, वो जो मुजरम है वो इंसान है, उस पर इंसानियत की खातिर ज़रा तरस खाओ, ठीक है। वो उसने जो गुनाह किया है वो किसी सर्कमस्टेंसेस, किसी हालात के दबाव की वजह से किया हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी। लाइक कि अब उसको जेल में रखेंगे कैदी को, और इसके मुताबिक अगर वो इस थ्योरी को मानते हैं तो उसको जेल में एजुकेट करेंगे, ठीक है। और उसके उसे कोई इंडस्ट्रियल काम सिखाएंगे, उसे एजुकेशन देंगे, कोई स्किल सिखा देंगे। इसको कहते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी। लेकिन इस पे तनकीद की जाती है कि लोगों के पास मतलब किसी मुल्क के पास इतना पैसे नहीं है कि वो किस तरह यानी कि अपने कैदियों को ये हकूक दे। वो तो अपने आम इंसानों को भी, आम जो उसके सिटीजन उसको भी हकूक नहीं दे पा रहा। आखिर रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, इसके लिए ये है कि ये एंशियंट सिविलाइजेशन में बहुत इस्तेमाल होती थी। मतलब इसका आप समझ लें कि आँख का बदला आँख, कान का बदला कान, नाक का बदला नाक, खून का बदला खून। मतलब जो आपने कुछ किया उसके मुताबिक ही आपको पे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। देखिए, जब भी कंक्लूजन लिखते हैं वो अपनी समझ से लिखते हैं, सही है। इसको अपने कंसेप्ट और अपने जो कंपोनेंट जो आपने समझा है अपनी फहम के मुताबिक लिखें। जो आपने जितना शुरू से लेकर एंड तक लिखा उसको थोड़े से 2-3 लाइनों में समराइज़ करें। फिर एक इसका अच्छा पॉइंट बता दें, एक बुरा पॉइंट बता दें, और अपने लास्ट में अपनी 2-3 लाइनों में एनालिसिस कर दें। मतलब एक पैराग्राफ 8-9 लाइनों के इसको कंक्लूड कर दें, ठीक है। इससे आपको मतलब बेहतरीन सवाल हो जाएगा और आपको मार्क्स में जो आपको पेपर आएगा मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। बहुत शुक्रिया लोग दोस्तों आपका देखने का वीडियो।